गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अब्दुल हक, असिस्टेंट प्रोफेसर मानिक लाल वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में कंपनी का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने जाना था कि कंपनी की जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, नेचर ऑफ कंपनी के बारे में जाना था। आज हम उसी कड़ी में श्रृंखला में जो शेष रह गई विशेषता है उस पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। उन्हीं विशेषताओं को यहाँ पे शामिल किया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी, या फिर हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं ए कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। ओके, ये क्या होता है? कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। कंपनी की प्रमुख विशेषता है कि अपने सदस्यों एवं संचालन मंडल से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व एवं मुख्य न्यायाधीश एवं भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति एवं न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने लिखा है कि एक समामेलित यानी इनकॉर्पोरेट कंपनी का पृथक सेपरेट लीगल एंटिटी पृथक अस्तित्व होता है तथा कानून इसे अपने सदस्य से पृथक मानता है, यानी अलग मानता है। ऐसा पृथक अस्तित्व समामेलन होते ही उत्पन्न हो जाता है। कब हो जाता है? जब कंपनी का समामेलन होता है, तब अस्तित्व समामेलन होते ही उत्पन्न हो जाता है। या अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंपनी का अस्तित्व उन लोगों या सदस्यों से भिन्न होता है या डिफरेंस होता है जो कंपनी की स्थापना करते हैं या उसके अंश खरीदते हैं। अब इसकी जिसका अध्ययन है और हम डीपली जानेंगे कि एक केस है सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इस केस में क्या हुआ था। तो अभी हम यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि सदस्यों, इस मामले में बताया गया था कि सदस्यों को कंपनी से पृथक माना गया है। ओके, अभी पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये तो इसकी विशेषताएं हुई। अब नेक्स्ट विशेषता है सार्वमुद्रा, यानी कॉमन शेयर। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है। इसके अंतर्गत ये होता है कि हालांकि परंपरागत तौर पर कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती थी, पहले भी होती थी, अभी भी होती है, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। कब किसमें कंपनी अधिनियम 2013 है, उसमें कुछ चेंज किया गया। तो यहाँ पे होती थी जिस पर इसका नाम खुदा होता था। ओके, किंतु अब चेंज क्या हुआ है, किंतु अब कंपनी चाहे तो अब अपनी सार्वमुद्रा रख सकती है, अन्यथा नहीं भी। तो ये चेंजेज हुआ है, रख भी सकती है, नहीं भी रख सकती। यदि कंपनी की कोई सार्वमुद्रा नहीं होती तो कंपनी द्वारा कोई अनुबंध या प्रलेख निष्पादित किया हुआ तब माना जाएगा जबकि उस कंपनी के दो संचालकों अथवा किसी एक संचालक, या तो क्या होगा, कंपनी के दो संचालकों अथवा किसी एक संचालक तथा कंपनी सचिव के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होंगे। वैकल्पिक रूप से वे मुख्तियारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी से किसी भी व्यक्ति को कंपनी की ओर से किसी भी विलेख पर हस्ताक्षर कर उसका निष्पादन करने हेतु अधिकृत भी कर सकते हैं। तो ये इसमें कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी एक्ट 2013 में जो परिवर्तन हुआ है, जो इसमें शामिल किया गई, वो बात ये है। ओके, नेक्स्ट है इसकी कंपनी की विशेषता है सार्वमुद्रा के बाद में लोकतांत्रिक प्रबंध, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसे प्रतिनिधि प्रबंध यानी रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट के नाम से भी पुकारा जाता है। कंपनी स्वयं एक कृत्रिम व्यक्ति है
जो हमने जाना था, इस कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो स्वयं अपना प्रबंध नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक प्रबंध व्यवस्था द्वारा ही की जा सकती है। तो ये भी इसकी एक कंपनी की विशेषता है, लोकतांत्रिक प्रबंध, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन। क्या है ये? कंपनी का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। इट इज़ अ डिवाइस फॉर अटेनमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड्स। कंपनी का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, कोई भी महत्व नहीं। ये तो एक साधन है जिसके अनेक सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। अब इसमें एक मामला है चिरंजीवी लाल बनाम भारतीय संघ के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने लिखा है कि एक कंपनी जो समाज की आवश्यकता की वस्तु के उत्पादन में शामिल है या संलग्न है का अपना एक सामाजिक चरित्र होता है। क्या होता है? सामाजिक चरित्र होता है, और उसे केवल उन्हीं व्यक्तियों की संस्था नहीं होनी चाहिए जिन्हें उसमें अपना धन लगाया है। यहाँ पे समाज की ओर भी ध्यान देने की ओर बात की गई है। दूसरे शब्दों में कहा गया कंपनी सामाजिक आर्थिक हितों की पूर्ति का साधन ही होती है। तो ये इस मामले में बताया गया था। कौन सा मामला है? चिरंजीवी लाल बनाम भारतीय संघ के मामले में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। कंपनी अपने आप में कोई महत्व नहीं है, ये तो एक साधन है जिसमें अनेक सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है कंपनी का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ कंपनी। अब कंपनी का चरित्र कैसा होता है तो हम यहाँ पे जानेंगे। कंपनी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका अपना दिमाग या दिल या आत्मा आदि नहीं होती है। ओके, ये हमने पहले भी अध्ययन किया है। ये किसी के प्रति निष्ठावान तो किसी अन्य के प्रति निष्ठाहीन भी नहीं हो सकती। ओके, वफादार भी नहीं हो सकती या धोखेबाज भी नहीं हो सकती। ये ना तो किसी का मित्र होती है, ये ना किसी की मित्र होती है और ना ही किसी की शत्रु होती है। ओके, फ्रेंड्स भी नहीं हो सकती और ना ही किसी की एनिमी हो सकती। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें वास्तव में कंपनी का कोई अपना कोई चरित्र तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कोई कंपनी शत्रु का चरित्र धारण कर सकती है, यानी कि शत्रु यानी दुश्मन का धारण कर सकती है। वो कब करेगी? ये कब होगा? ये तब होगा जब कंपनी का वास्तविक नियंत्रण यानी कंट्रोल शत्रु राष्ट्र के व्यक्ति के हाथों में हो। ये इम्पोर्टेंट है। कब होगा? जब कंपनी का वास्तविक कंट्रोल यानी नियंत्रण शत्रु राष्ट्र के व्यक्ति के हाथों में हो, या कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले देशवासी शत्रु के हाथों की कठपुतली हो जाए, यानी उनके कहने के अनुसार ही चले, तो तब जाके ये क्या हो सकती है? शत्रु बन सकती है। बाकी तो ना तो ये किसी के कोई दोस्त होती है, ना कोई शत्रु होती है। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट है इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि इस बात को अब कंपनी रूप में से स्वीकार करने लगी है। क्या है? कंपनी का सामाजिक दायित्व होता है कि इस बात को अब कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारित आकार यानी जो वित्तीय आधार पर आकार है, जिसका जो टर्नओवर है वित्तीय फाइनेंशियल आधार पर, कंपनी को अपने निगमीय सामाजिक दायित्वों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जाना था, अध्ययन किया था कि CSR निगमीय सामाजिक दायित्व, जिसके अंदर बताया गया है कि निगमीय सामाजिक दायित्वों का अनिवार्य रूप से निर्वाह करना पड़ेगा। ऐसी कंपनी को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का कम से कम 2% सामाजिक दायित्व क्रियाओं पर खर्च करना पड़ेगा, यानी सामाजिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमने जाना कि कंपनी की क्या क्या
विशेषताएं हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में जो विशेषताएं शेष रह गई है उनको हम जानेंगे। थैंक यू।